हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो खान सर का पॉकेट जीके का हमारे इस क्लास में सीरीज चल रहा है प्रतिदिन सुबह 6 बजे। तो आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसे अवश्य जाकर के देखिए, ठीक है। और 500-500 प्रश्न का मैंने मैराथन भी डाल दिया है, ठीक है। तो आप लोग उसे भी जाकर देख सकते हैं। सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस तरह से जो एनालिसिस होता है इस तरह के आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं। तो चलिए, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज होता है और इसका पीडीएफ भी हम जो है डेली डाल देते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो आज की पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि इलाहाबाद के पास कोल्डिहवा से साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो इलाहाबाद के पास कोल्डिहवा है, तो कोल्डिहवा से क्या मिला है? तो चावल के साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? तो चावल के साक्ष्य मिला है। कोल्डिहवा से क्या मिला है? तो चावल के साक्ष्य मिला। कोल्डिहवा कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। परचिंतम बस्ती है ना, परचिंतम बस्ती जो है ये नवपाषाण काल में, नवपाषाण नवपाषाण काल में है ना, नवपाषाण काल की जो प्राचीनतम बस्ती जो मिला है नवपाषाण काल में मिला है, ठीक है। नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, काल में मिला है। अगर आपसे पूछेगा कि ये जो प्राचीनतम बस्ती है कहाँ, ठीक है, इसका जो साक्ष्य है ये है कहाँ अवस्थित, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में, ठीक है, मेहरगढ़ में। तो देखिए, आपके ये वीडियो लाने के लिए हमको काफी मेहनत करना पड़ता है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि खान सर का बुक में सब्जेक्टिव दिया हुआ है। अब उसको ऑब्जेक्टिव बनाना, क्रिएट करना है ना, कितना भारी बात है। आप एक दिन करके देखिएगा तब पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है लाइक कर दीजिए। करा प्राचीनतम बस्ती का जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से क्या है ना वहां अवस्थित है। प्राचीनतम जो बस्ती का साक्ष्य है वो कहाँ अवस्थित है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में। पशुपालन का जो साक्ष्य है ये आपको जो है मध्य पाषाण काल में, ठीक है, पाषाण मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में मिलता है ना, मिलता है। ये तो हो गया काल की बात है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि पशुपालन का जो साक्ष्य है वो जगह कौन सा जगह से मिलता है, तो आपको मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से, ठीक है, आदमगढ़ से। और कहां से मिलता है? तो आपको राजस्थान के बगौर से, राजस्थान के बगौर से है ना, राजस्थान के बगौर से मिलता है, ठीक है। मानव अस्थि पंजर भी जो है ये आपका कहां से मिलता है? तो ये भी जो है मध्य पाषाण काल से मिलता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बोलन नदी घाटी में स्थित महदहा स्थल, महदहा से किस चीज का साक्ष्य मिलता है? महदहा से। तो महदहा की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में। क्या? तो महदहा। यहाँ से क्या मिला है? तो आपको पशु बाड़ा मिला है। क्या मिला है? तो पशु बाड़ा, पशु बाड़ा का साक्ष्य मिला है। पशु बाड़ा किसको कहते हैं? जहां पशु रखा जाता है, ठीक है। तो पशु बाड़ा का साक्ष्य मिला है। पशुपालन के साक्ष्य अभी मैंने बताया कि जो है मध्य पाषाण काल से मिला है, मध्य पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से मिला है। चावल का साक्ष्य जो है कोल्डिहवा से मिला है, कोल्डिहवा से, कोल्डिहवा से, ठीक है। प्राचीनतम बस्ती जो है ये कहाँ से है, कहाँ पर है? तो मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ में, ठीक है। अगला प्रश्न, नवपाषाण काल को किस काल के नाम से जाना जाता है? तो नवपाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो इसको किस काल के नाम से जाना जाता है? तो अन्न उत्पादन युग। किसके नाम से? अन्न उत्पादन युग के नाम से जाना जाता है। और माइक्रोलिथ की बात करते हैं तो इसको जो है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो ये माइक्रोलिथ युग, माइक्रोलिथ युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और प्रस्तर युग की अगर हम बात करते हैं तो प्रस्तर युग है ना किसको कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल को, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल को क्या कहा जाता है? तो प्रस्तर युग कहा जाता है।
तो तीनों को याद रखना है। नवपाषाण काल को अन्न उत्पादन युग, ठीक है, माइक्रोलिथ युग, मध्यपाषाण काल को, प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, कर नवपाषाण काल में पोलिशदार उपकरण, है ना, उपकरण मतलब जो पॉलिश चमकता हुआ उपकरण, ये हथियार का, ये है ना, हथियार कह सकते का प्रयोग करते थे तो क्या कहलाता था? कारण नवपाषाण काल में जो पॉलिशदार एकदम चमकता हुआ जो है कुल्हाड़ी हो गया, है ना, पॉलिशदार उपकरण, उपकरण मतलब हथियार का जो प्रयोग किया जाता था उसको क्या कहते थे? सेल्ट कहलाता था। क्या कहलाता था? सेल्ट, है ना। तो सेल्ट किसको कहते थे? तो नवपाषाण काल में जो चमकता हुआ हथियार का प्रयोग करता था। करा गुलाम वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया था? गुलाम वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया? तो टोटल 11 शासकों ने, ठीक है। टोटल कितना किया? 11 शासक के द्वारा जो है शासन किया गया था, ठीक है। तो 11 शासन हम लिख दे क्या? चलिए यहां लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला जो था आपको कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, ये पहला शासक था। दूसरा की बात करा, जब ये मरा तो आराम शाह आया, आराम शाह, ठीक है। आराम शाह मात्र 8-9 महीना रहा है, फिर आ गया कौन? इल्तुतमिश आ गया। कौन आ गया? इल्तुतमिश आ गया, ठीक है, इल्तुतमिश आ गया। और इल्तुतमिश की बात करते हैं तो इल्तुतमिश के बाद जो है कौन आ गया? तो आ गया रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह आ गया, ठीक है। और पांचवा की बात करते हैं तो रजिया सुल्तान आ गई, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान आ गए। और रजिया सुल्तान के बाद अगर देखा जाए कौन था? तो बहराम शाह था, ठीक है, बहराम शाह था, ठीक है। और बहराम के बाद अगर देखा जाए 7वां नंबर में तो अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद मसूद शाह था, है ना, अलाउद्दीन मसूद शाह था। और 8वां की बात करते हैं तो 8वां जो है नासरुद्दीन महमूद, नासरुद्दीन महमूद था, है ना। और 9वां की अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद आ गया बलवन आ गया, ठीक है। और 10वां की बात करते हैं तो कैकुबाद आ गया, कैकुबाद आ गया। और 11वां की बात करते हैं तो क्यूमर्स, है ना, क्यूमर्स। तो ये था 11, ठीक है, गुलाम वंश के टोटल 11 शासकों का नाम मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये जो गुलाम वंश चला था कब से कब तक चला था? तो 1206 से लेकर के 1290 तक चला। इस बीच में जो है टोटल कितने शासक रहा है? तो 11 शासक, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद, क्यूमर्स, ठीक है। ये 11 शासकों को एक मोटा मोटी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला चलते हैं, कह गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन था? तो देखिए वो याद रहेगा तो आप आराम से लगा सकते हैं। पहला शासक अगर पूछता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, लेकिन अंतिम पूछा है तो क्यूमर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूमर्स हो जाएगा। कह रहा कि गुलाम वंश का शासन कब से कब तक रहा? अभी तुरंत बताए हैं कि 1206 से लेकर के 1290 तक रहा है, ठीक है। 1290 से लेकर के 1320 तक जो रहा था वह खिलजी वंश रहा था, खिलजी वंश का शासन जो है मात्र जो है 30 साल का शासन था, ठीक है, 30 साल का शासन था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, कह खिलजी वंश के द्वारा कितने वर्ष तक शासन किया गया? अभी हम बता रहे थे ना कि टोटल कितने वर्षों तक शासन किया गया? तो 30 वर्षों तक। कब से कब तक? तो 1290 से लेकर के 1320 तक, है ना, 30 वर्ष हो जाता है ना। खिलजी वंश की बात करते हैं तो खिलजी वंश की स्थापना अगर आपसे पूछेगा किसके द्वारा किया गया था? तो जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन, है ना, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो है कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी आता है, अलाउद्दीन खिलजी आता है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी आता है। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है नासरुद्दीन मोहम्मद खुसरो,
है ना, नासिरुद्दीन मोहम्मद खुसरो आता है, ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद मोहम्मद खुसरो, है ना, ये तीसरा शासक था। तो अगर अंतिम शासक अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा नासिरुद्दीन मोहम्मद खुसरो था, नासिरुद्दीन मोहम्मद खुसरो। नहीं नहीं, यहाँ पर जो है गलती हो गया, ठीक है। तीसरा जो शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है, मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। तो ये तीनों को याद रखिएगा, टोटल जो है 3 लोगों ने शासन किया था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। करा खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अभी ने बताया कि स्थापना किसके द्वारा किया गया, जलालुद्दीन खिलजी, कहा गया जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। ये पहला शासक था, फर्स्ट था, और ये जो है आपका सेकंड शासक, तो थर्ड यहाँ पर हम बता देते हैं, कुतुबुद्दीन 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 मुबारक शाह था, ये तीसरा नंबर का था। इन्हीं के द्वारा जो है ना, अपने आप अपने को अपने को खलीफा घोषित कर दिया था, खलीफा घोषित कि हम खलीफा है ना, हम भगवान हैं, अपने आप घोषित कर दिया था। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जो कि खिलजी वंश के तीसरा शासक था। सल्तनत काल में भारतीय को उच्च पदों पर नियुक्ति किसके समय में प्रचलित था? तो देखिए सल्तनत काल में बात करें तो भारतीयों को उच्च पदों पर जो है दिया गया, तो किसके काल में दिया गया था? तो ये खिलजी के काल में, खिलजी के काल में दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह जलालुद्दीन खिलजी का शासन था, जलालुद्दीन खिलजी वही जिन्होंने जो है खिलजी वंश की स्थापना किया 1290 से लेकर के 1296, इसका जो शासन था 1290 से लेकर के 1296 में, ठीक है। और इस 1296 में क्या होता है, तो 1296 में जलालुद्दीन 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 खिलजी को, है ना, इसके भतीजा, है ना, भतीजा कहिए या तो फिर दामाद कह दीजिए, है ना, भतीजा या दामाद जो है ने कड़ा, है ना, कड़ा जो है, कड़ा अभी के जो है प्रयागराज है, प्रयागराज है, कड़ा प्रयागराज में हत्या कर दिया। क्या कर दिया? तो हत्या कर दिया, हत्या कर दिया। तो हत्या करके जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है गद्दी पर बैठा 1290 से लेकर के 1296 तक। जलालुद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो ये उदारवादी था, है ना, उदारवादी शासक, काफी जो है दयालु शासक था। अगला चले, 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली में प्रथम कारखाना अंग्रेजों ने किससे अनुमति लेकर के खोला था? ठीक है, तो किससे अनुमति लिया था? तो ये लिया था आपको 1651 में, 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली में प्रथम कारखाना अंग्रेजों ने किससे अनुमति लिया था? तो शाह शुजा से। किससे लिया था? शाह शुजा से, ठीक है। अजीम उस्सान की बात करते हैं तो इसके बारे में जो है एक कृत्य है कि ये बंगाल का सूबेदार था। क्या था? बंगाल का सूबेदार, बंगाल का सूबेदार था। और इसी सूबेदार से, है ना, कालीकाता, कालीकाता हो जाएगा, गोविंदपुर हो जाएगा, गोविंदपुर हो जाएगा, है ना, कालीकाता, गोविंदपुर और सूतानाती, और सूतानाती, सूतानाती, है ना, की, है ना, अनुमति लिया, है ना, कि अनुमति लिया, है ना, अनुमति लेकर जो है आधुनिक बंगाल, आधुनिक कोलकाता, है ना, आधुनिक कोलकाता का निर्माण किया, कोलकाता का निर्माण। तो कोलकाता का निर्माण जो है कैसे हुआ? 3 गांव को मिला करके हुआ। वो 3 गांव कौन कौन है? तो कालीकाता है, गोविंदपुर है और सूता नाती है, ठीक है। और क्या है? तो सूता नाती है, ठीक है। तो कालीकाता, गोविंदपुर और सूता नाती जो गांव था वो किससे अनुमति लेकर के कोलकाता का निर्माण किया? तो ये अजीम उस्सान से। किसे लिया? अजीम उस्सान से, ठीक है। और उसी समय जो है इब्राहिम खां था, इब्राहिम खां को 1200 रुपया दिया। कितना दिया? 1200 रुपया, 1200 रुपया दे करके जो है ना, ये क्या था? जमींदार था, ये क्या था? वहां का जमींदार था, जमींदार था। तो 1200 रुपये में जमींदारी लेकर के जो है ना, ये जो है
जॉब चरणों के द्वारा जो है कोलकाता का निर्माण कराया गया। शाह सुजा के बारे में एक कथन और है कि इन्होंने जो है ना, इनके हरम हरम की महिला, हरम की महिला महिला को डॉक्टर बाउटन द्वारा ठीक ठीक करने उपरांत है ना, उपरांत जो है सासुजा के द्वारा बोला कि 3,000 रुपया आप दीजिए, 3,000 रुपया आप प्रति वर्ष दीजिए और जाइए, विशेष अधिकार आपको है, व्यापार करने का विशेष अधिकार दे दिया कितना में, 3,000 में। कौन दिया? सासुजा। अगला प्रश्न, बंगाल में स्वतंत्र राज्य की बुनियाद किसने डाली थी? तो मुर्शिद कुली खां, है ना, किसने डाला था? मुर्शिद कुली खां। इसका जो शासन था 1713 से लेकर के 1727 तक, 1713 से 1727 तक था। ये सभी जो है ये बंगाल का सब नवाब है, ठीक है। लेकिन पहला यहाँ पर पूछा है तो मुर्शिद कुली खां का निवासी थे, कहाँ के? तो दक्षिण के ब्राह्मण थे ये। मुर्शिद कुली खां क्या थे? तो दक्षिण के ब्राह्मण। 1701 ईस्वी में बादशाह औरंगजेब ने के द्वारा बंगाल का अंतिम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? तो बंगाल का जो अंतिम सूबेदार नियुक्त किया गया था वो किसको किया गया था? तो मुर्शिद कुली खान को। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो विश्व विरासत सूची में नामित है, किस शैली में निर्मित है? तो बृहदेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो ये आपको द्रविड़ शैली में, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं उत्तर भारत का मंदिर, उत्तर भारत का जो मंदिर जो है वह किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में। लेकिन यहाँ पर अगर पूछेगा कि दक्षिण भारत का जो मंदिर है वह किस शैली में है? तो आपको द्रविड़ शैली में है, किस शैली में है? तो द्रविड़ शैली में। बेसर शैली की अगर हम बात करते हैं तो बेसर शैली जो है नागर और द्रविड़ शैली का, नागर प्लस द्रविड़, है ना, द्रविड़ शैली का क्या है? तो मिश्रण है। क्या है? तो मिश्रण है, ठीक है। तो बेसर शैली किसका मिश्रण है? नागर और द्रविड़ का है। ओडिसी शैली की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो है कलिंग साम्राज्य, है ना, कलिंग साम्राज्य, है ना, का जो संबंध है वह किस शैली से था? तो ओडिसी शैली से। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपको राजा राज प्रथम के द्वारा। बृहदेश्वर मंदिर जो है किस शैली में है? द्रविड़ शैली में। चलिए अगला पर। 19वीं सदी के प्रारंभ में इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था, जिसमें सबसे शक्तिशाली था। तो इटली का तो एकीकरण किया गया। तो पहले की बात कर रहा है कि छोटे छोटे जो है प्रांतों में बटा हुआ था, इसमें से सबसे शक्तिशाली जो था आपको सौडिनिया था। कौन था? सबसे शक्तिशाली कौन था? तो सौडिनिया, ठीक है। इटली के एकीकरण की बात करते हैं। इटली का एकीकरण का जनक जो है ये कौन कहलाता है? तो जोसेफ मैजनी को जो है इटली का एकीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जोसेफ मैजनी की अगर हम बात करते हैं तो यंग इटली संस्था, है ना, इनके द्वारा जो है यंग इटली संस्था, है ना, बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। इटली में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का श्रेय जाता है? देखिए इन्होंने जो है भारत के भी राष्ट्रीयता का जो है भावना को जगाया और इटली का भी। तो ये था आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पिछले क्लास में बहुत सारा जो है चीज हम जाने थे, ठीक है। जैसे कि इनका जन्म, है ना, जन्म से क्वेश्चन आता है तो 15 अगस्त 1769 को हुआ था, ठीक है। बोनापार्ट की बात करते हैं तो ये जो है इन्होंने बनियों का देश जो है इंग्लैंड को कहा था, बनियों का देश, इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन बोनापार्ट ने, है ना।
इनको जो निर्वासित किया गया था, निर्वासित की बात करते हैं तो सेंट हेलेना द्वीप पर, सेंट हेलेना हेलेना द्वीप पर, सेंट हेलेना द्वीप पर, और यहीं पर इनका मृत्यु हो जाता है 1821 में। ठीक है, 1821 में हुआ था। ठीक है, इन्हीं के समय काल में जो है वाटरलू का युद्ध हुआ था, वाटरलू वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में। ठीक है, 1815 में हुआ था, जिसमें जो है फ्रांस की तरफ से कौन थे, नेपोलियन बोनापार्ट, और अंग्रेज की तरफ से कौन थे, बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा था, तो सबसे बड़ा जो बाधा आ रहा था वो ऑस्ट्रेलिया आ रहा था। कौन आ रहा था, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया। द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है, जिन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक डायरकी में किया है, डायरकी में। तो द्वैत शासन का जनक जो है लियोनेल कार्टिस को कहा जाता है, लियोनेल कार्टिस को। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो बंगाल विभाजन जो है प्रसिद्ध है, बंगाल विभाजन, विभाजन है ना, विभाजन। तो इसका जो प्रस्ताव लाया गया था, प्रस्ताव की बात करते हैं तो ये जो है 19 या 20 जुलाई को, 20 जुलाई 1905 को। देखिएगा तीनों से क्वेश्चन पूछता है। प्रस्ताव कब आया, मतलब घोषणा हो गया कब, 19 से, घोषणा लिख देते हैं यहाँ पर, घोषणा कर दिया कि 19 या 20 जुलाई को कि हाँ बंगाल का विभाजन होगा। कहाँ होगा, तो प्रशासनिक आधार पर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो जुलाई के बाद अगस्त आया। ठीक है, तो अगस्त को जो है 7 अगस्त को इसका विरोध किया गया, और 7 अगस्त को जो है स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन किया गया, स्वदेशी आंदोलन किया गया। ठीक है, और फिर जो है आंदोलन करने से भी नहीं माना, और 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को, 1905 को क्या हो गया, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन हो गया। और जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ उस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है राखी दिवस, रक्षाबंधन के रूप में मनाया गया था। चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं। ये अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त है ना, अस्थाई बंदोबस्त किसके देंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल में, बंगाल में दोहरी शासन को समाप्त किया था। दोहरी शासन समाप्त करने वाला कौन था, तो आपको था वारेन हेस्टिंग्स। महिलाओं को समिति 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 नहीं, सीमित, तो महिलाओं को सीमित मताधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था, कि हाँ महिला भी जो है वोट दे सकते हैं, लेकिन सीमित में, टोटल को नहीं। तो भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, 1919 के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया, किसके तहत, 1919 के द्वारा। सांप्रदायिक है ना, सांप्रदायिक निर्वाचक जो पद्धति लाया गया था वो किसके तहत, 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। 1873 के तहत जो है कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त किया जाएगा, कभी भी समाप्त किया जाएगा, ये जो है इसके तहत कहा गया। ठीक है, कहा गया। और 1935 के तहत जो है केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन लाया गया, केंद्र में द्वैत शासन लाया गया है ना, प्रांतों में द्वैत शासन को हटा दिया और केंद्र में द्वैत शासन लाया 1935 के तहत। ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस अधिनियम के तहत सभी विषयों को केंद्र एवं राज्यों में, केंद्र एवं प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। तो केंद्र एवं प्रांतों में ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। मूल संविधान में क्या था, तो 395 का अनुच्छेद था, 22 को भाग है, 8 को अनुसूची है। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो है ना, अनुच्छेद की बात करते हैं तो लगभग जो है 450 है, लगभग बता रहे हैं। ठीक है, अनुसूची की बात करते हैं तो अनुसूची कितना है, पहले 8 था, अब हो गया 12। और भाग की बात करते हैं तो भाग कितना है, तो 22 है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की विशेषता है, क्या है, एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन, लचीला व कठोर संविधान, संसदात्मक व्यवस्था। तो तीनों है ना, ये सभी है, ये क्या है, सभी है। एक बार लाइक कर दीजिएगा अगर माया मोह लग रहा है तो। अगला क्वेश्चन,
कह भारत में संसदीय व्यवस्था को ग्रहण किया गया था। तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वो कहां से ग्रहण किया गया है, कहां से स्वीकार किया गया था? तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। और क्या? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता हो गया, है ना, ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से आपको डीपीएसपी लिया गया है। डीपीएसपी किसको कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग कितना में है? भाग 4 में है। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तो 36 से 51 के बीच में, 36 से 51 के बीच में जर्मनी के संबंध संविधान से जो है आपात लिया गया है, आपात उपबंध, आपात उपबंध लिया गया है ना, है ना। आपात के समय, आपात के समय मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार, है ना, को निरस्त करना, है ना। निरस्त का जो भाषा अति सब्जेक्ट लिया गया है वो कहां से? जर्मनी के संविधान से। आपात के समय मौलिक अधिकार को निरस्त करने का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। अमेरिका से आपको जो है, अमेरिका से बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक है। अमेरिका से ही आपको क्या लिया गया? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, एक तरह का क्या है? रीट है। अगला प्रश्न, कर संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो कार्यपालिका, कार्य कौन करता है? जैसे पुलिस वाला हुआ, कार्य कर रहा है तो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? विधायिका के प्रति। विधायिका मतलब कानून के प्रति, है ना, कानून के प्रति होगा, ठीक है। और न्यायपालिका तो स्वतंत्र है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार है, क्या है? राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं। तो बिल्कुल है, राज्य कुछ ऐसा काम करता है, राज्य की सरकार, जिसमें जो है नागरिक क्या करता है? उसको रीट जारी करता है ना, न्यायालय में। तो ये भी सत्य है। अपने अधिकार का हनन होने पर रीट जारी करने का अधिकार, बिल्कुल सत्य है। नागरिक सुरक्षा एक तरफ से, तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो लिया गया आपको आयरलैंड से। कहां से? और आयरलैंड वाला जो लिया गया है, आयरलैंड, आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया, स्पेन के संविधान से, संविधान से लिया, ठीक है। तो आयरलैंड से भारत लिया, लेकिन आयरलैंड किससे लिया? स्पेन से लिया, ठीक है। मौलिक अधिकार अभी बताए, आपात उपबंध जर्मनी से, ब्रिटेन से एकल नागरिकता। कर क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान था? बताइए, क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान था कि नहीं? तो नहीं, है ना, नहीं था। तो कैसे लाया गया मौलिक कर्तव्य को? तो 42वां संशोधन करके, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा कितना जोड़ा गया? तो 10 गो कर्तव्य, 10 गो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, है ना। ये आपको मनुष्य का ये कर्तव्य होगा कि देश के प्रति जो है ये कर्तव्य करे, ठीक है। 42वां संशोधन 1976 के द्वारा 10 कर्तव्य जोड़ा गया। लेकिन अभी जो है वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य है। तो 11वां जो है, 11वां को जो जोड़ा गया वो कैसे जोड़ा गया? तो 86वां, है ना, 86वां संशोधन के तहत, संशोधन 2002 के तहत जो है इसको ऐड किया गया, है ना। और क्या ऐड किया गया? तो 11वां जो था आपको, है ना, माता पिता के द्वारा, माता पिता के द्वारा जो है बच्चों को, है ना, बच्चों को शिक्षा देना, है ना, बच्चों को शिक्षा अनिवार्य, है ना, शिक्षा अनिवार्य कर देते हैं। मतलब माता पिता का बच्चों का ये कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा देना है, ठीक है, देना पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये मौलिक कर्तव्य 11वां कहता है। 11वां को कैसे जोड़ा गया? एक क्वेश्चन आप पूछता है कि जो जोड़ा गया, है ना, किसके सरदार स्वर्ण, है ना, सिंह समिति के सिफारिश पर, समिति के सिफारिश पर जो है ये क्या किया गया? तो जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। नीति निर्देशक तत्व का न्यायालय द्वारा प्रवृत्त है, न्यायालय द्वारा प्रवृत्त है, बताइए। प्रवृत्त मतलब क्या होता है? मजबूर करना, किसी को बाध्य करना, है ना।
तो न्यायालय द्वारा प्रवृत्त बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये आजाद है, तो बिल्कुल क्या आ जाएगा, नहीं है, ये क्या है, आजाद है, ठीक है। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो बिल्कुल सत्य, हाँ परिवर्तन नहीं है ना, हाँ परिवर्तनीय नहीं है, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय इसको परिवर्तन नहीं कर सकता है, ये क्या है, सत्य है, मतलब हाँ। हमारी सौर प्रणाली जिस आकाश गंगा में उपस्थित है उस आकाश गंगा का नाम क्या है, तो मिल्की वे है, क्या नाम है, मिल्की वे है। हमारी आकाश गंगा का व्यास, देखिए इसमें थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन है, आप लोग इसे थोड़ा सा टटोलिएगा, है ना, वैसे खान सर के बुक में तो ये दिया हुआ था 80,000 से लेकर 15,000 प्रकाश वर्ष। आकाश गंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस के एक बड़े, है ना, बादल से होता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, 1136 का, तो इसको जो है नेबुला कहते हैं, क्या कहते हैं, नेबुला। आकाश गंगा का निर्माण कैसे होता है, हाइड्रोजन गैस के एक बड़े बादल से होता है, जिसे कहा जाता है क्या, नेबुला। सौर मंडल की उत्पत्ति कितना वर्ष पुराना हुआ है, तो 4.568 बिलियन वर्ष पुराना, बिलियन, मिलियन नहीं। अंडमान और निकोबार की स्थापना कब हुआ, तो 1956 में। अंडमान और निकोबार की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था, 1956 में हुआ था, ठीक है। और चंडीगढ़ की स्थापना जो है, चंडीगढ़ की स्थापना 66 में, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना 52 में, 54 में बात करते हैं तो पुदुचेरी, पुदुचेरी की। आधुनिक विश्व में लगभग कैसी अर्थव्यवस्था है, तो अभी का वर्तमान देखा जाए तो लगभग जो है कैसी अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, खुली है ना, मतलब कोई भी देश जो है किसी देश के साथ व्यापार कर सकता है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है समाजवाद, समाजवाद प्लस पूंजीवाद, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को, है ना, क्या कहते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हमारी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिसका मालिकाना हक जो है किसी निजी व्यक्ति के पास रहता है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। बंद अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जहां पर, है ना, आयात एवं निर्यात, है ना, आयात एवं निर्यात क्या हो, तो बंद हो, तो ऐसे को हमको क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था, जहां ना ही आयात हो रहा ना ही निर्यात। वह अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है, अभी बताएं, बंद अर्थव्यवस्था। रेखीय संवेग का बीमा होता है, तो रेखीय संवेग का होता है एमएलटी इनवर्स, ठीक है, रेखीय संवेग का जो बीमा होता है एमएलटी इनवर्स होता है, ठीक है। कोणीय वेग की बात करते हैं, कोणीय वेग, कोणीय वेग की जो है क्या है, तो टी इनवर्स है। और कोणीय त्वरण की, कोणीय त्वरण की अगर हम बात करते हैं, कोणीय त्वरण की, तो ये हो जाएगा आपको टी इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है। और कोणीय संवेग की बात करते हैं, कोणीय संवेग की, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कोणीय संवेग की तो अस्थिर से पढ़िएगा, कल भी हम लाए थे प्रश्न ताकि आपको रटा जाए, है ना, एगो इसमें सिर्फ बढ़ाए थे। अगला प्रश्न, प्रत्यास्था गुणांक का कितना प्रकार है, तो 3 प्रकार है ना, कौन कौन है, यंग, अपरूपण और आयतन। यंग, अपरूपण और तीसरा की बात करते हैं तो आयतन, है ना, यंग, अपरूपण और आयतन, ये तीनों प्रत्यास्था का प्रकार है। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली, है ना, भारतीय महिला कौन है, संतोष यादव है, संतोष यादव ये एक महिला है, ठीक है, 2 बार लगातार चढ़ने वाली संतोष यादव है। बछेंद्री पाल जो है भारतीय महिला, भारतीय महिला है ना, जो, है ना, जो माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, है ना, चढ़ने वाली, है ना, चढ़ने वाली क्या है, तो ये प्रथम है, प्रथम है। सिरिसा बांदला जो है अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में जाने वाली, जाने वाली भारतीय मूल के, भारतीय मूल के दूसरी महिला, दूसरी महिला है, कौन है, दूसरी महिला है। और पहली सॉरी,
पहली महिला की बात करते हैं, कौन थे पहली महिला जो थे, कल्पना चावला थी, जिनका मृत्यु हो गया लगभग 2003 में, ठीक है। तो दूसरी कौन है, सिरिसा बांदला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। विश्व में झील के अंदर सबसे बड़ी झील कौन है, तो मे बी टू ये कहाँ पड़ता है, तो कनाडा में, ठीक है। तो विश्व में झील के अंदर सबसे बड़ी झील के अंदर सबसे बड़ी झील कौन है, मे बी टू, कहाँ, कनाडा में। वेबनाथ झील की बात करते हैं, तो ये भारत की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील है। मानव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, मानव वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये असम में है, ठीक है, असम में है। मानव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, असम में है। कोणार्क मंदिर की बात करते हैं, तो ये उड़ीसा में है। तमिलनाडु की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको तमिलनाडु में क्या है बताइए, महाबलीपुरम है ना, महाबलीपुरम कहाँ बसता है, तो तमिलनाडु में। और ताजमहल की बात करते हैं, तो ये कहाँ है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी। 15 जनवरी को आर्मी डे। 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर, तो स्वामी विवेकानंद के जन्म के उपलक्ष्य में, है ना। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है ना, विश्व हिंदी दिवस। इटली के राष्ट्रपति का कार्यस्थल कहलाता है, जैसे कि कार्यस्थल होता है ना, जैसे व्हाइट हाउस जो है आपको अमेरिका का है, तो इटली का पूछ रहा है, तो ये जगह क्यूरिनल पैलेस, है ना, क्यूरिनल पैलेस। इटली के राष्ट्रपति कार्यस्थल क्या कहलाता है, क्यूरिनल पैलेस। व्हाइट हाउस जो है आपका अमेरिका का है ना। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है आपका ब्रिटेन का है। और राष्ट्रपति भवन जो है ये किसका है, तो भारत का है। चलिए, है ना, तो 2 क्वेश्चन लगता है 49 50, ठीक तो है, 2-4 क्वेश्चन लगता है मिस हुआ था। चलिए ठीक है, तो कैसा लगा क्लास, है ना, कमेंट में जरूर बढ़िया बात लिखिए। अगर खराब लगा तो खराब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब खराब होगा तभी जो है उसमें सुधार होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो ईमानदारी से जो है कमेंट करिएगा, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इस क्लास को शेयर करिए इतना कि सभी लोगों के पास जाए, फ्री में जो है अध्ययन करें। और ये किताब ऐसा किताब है जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मैं इस सीरियल से इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको याद भी होते जाएगा और पता भी नहीं चलेगा बुक कब खत्म हो गया। तो धीरे धीरे जो है 1000 प्रश्न खत्म हो गया। ये जो है आज 1150 प्रश्न है, ठीक है। तो समय जाते देरी नहीं लगता, बस आप लोग मन तन धन से तीनों से जो है लगे रहिए अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। इसका PDF भी आपको दे देंगे हम।